किसी ने सही कहा है कि अगर हमें सही समय और सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सही। आप थोड़ा सा इस पर गौर करना, इन शब्दों पर गौर करना। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय। ध्यान रखना, किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय और व्यक्तिगत परिचय में अंतर होता है। और जो हमारी हिंदी साहित्य है उसमें आपका साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। 4 नंबर का ये पूरा आपका प्रश्न आएगा और क्या क्या चीज़ें लिखनी है हम कंप्लीटली इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, जैसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो देखो, साहित्यिक परिचय जब हम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कवि के जो उसका जो साहित्यिक जीवन रहा है उसके बारे में हमें लिखना है, उनकी रचनाओं के बारे में हमें लिखना है, उनको मिले पुरस्कारों के बारे में हमें लिखना है, साथ ही साथ उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं जिस पर काम किया हो उनके बारे में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे कि साहित्यिक परिचय पहले आपको इस तरीके से लिखना है उत्तर करके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपने इनका नाम जो है काफ़ी फेमस रहा है, विशेष करके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये उच्च कोटि के क्या है, आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, साहित्यिक चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इतिहास लेखक का मतलब विशेष करके इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने मौलिक लेखन, संपादन, अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की है। तो हिंदी साहित्य के योगदान में तो आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, इस बात को जरूर लिखना। और विशेष करके अगर बात करें इनके मौलिक चिंतन की, इनके मौलिक लेखन की, मौलिक लेखन का मतलब ये होता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कुछ लोग जो कवि लोग होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अनुवादक के तौर पर जाने जाते हैं, यानी वो किसी लेखक के द्वारा, किसी कवि के द्वारा लिखी हुई रचनाओं का अनुवाद करते हैं। कुछ मौलिक होते हैं जो अपनी स्वयं की रचनाएं लिखते हैं। तो मौलिक का मतलब होता है कि इन्होंने खुद रचनाएं लिखी है, खुद जो है वो मौलिक लेखन किया है, इन्होंने संपादन किया है, इन्होंने अनुवाद भी जो है वो किया है, और इस तरीके से हिंदी साहित्य में जो है वो अपना पर्याप्त योगदान दिया है। अगर बात करें हम इनकी भाषा की, तो आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त एवं मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आवश्यकता अनुसार वे अपनी भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी जरूर करते रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम इनकी भाषा के बाद, अगर हम बात करें इनकी शैली की, तो इनकी शैली जो है, आचार्य शुक्ल जी की जो गद्य शैली है ये विवेचनात्मक है। विवेचनात्मक शैली जिसमें विचार प्रधानता, सूक्ष्म तर्क योजना, सादृश्यता, व्यंग्य विनोद का भी योगदान है। तो ऐसी इनकी भाषा शैली रही है। भाषा में देखो क्या है, विचार प्रधानता, मतलब जब आप पढ़ते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सूक्ष्म तर्क योजना, तर्क के साथ जो है वो अपनी बात रखते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है किसी एक बात को रख करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात जो है वहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यंग्य और कुछ विनोद भी होता है, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जो है वो व्यंग्य का सहारा लेते हैं। कुछ हंसी मजाक के साथ भी वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का, कभी आलोचनात्मक शैली का, तो कभी हास्य व्यंग से प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। तो एक एक पॉइंट लिखना है। सबसे पहले हमने इनके साहित्यिक परिचय, जीवन के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। हमने इनकी भाषा शैली के बारे में बता दिया कि भाई ये संस्कृत जो तत्सम शब्दावली युक्त जो संस्कृत भाषा होती है उसका प्रयोग जो है वो अपनी हिंदी में इन्होंने किया है। हमने शैली की बात करी तो इनकी शैली विशेष करके विवेचनात्मक है, जिसमें विचार प्रधानता, सूक्ष्मता, सादृश्यता, व्यंग्य और हास्य का प्रयोग जो है वो इन्होंने किया है। और अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख कृतियों की। तो कृतियों की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसमें चिंतामणि, रस मीमांसा, ये दोनों इनके निबंध हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके इतिहास लेखन में जाता है।
तुलसीदास, सूरदास, त्रिवेणी, ये इनकी समालोचनात्मक रचना है। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद और कादम्बिनी पत्रिका इनका संपादन किया है। 11 वर्ष का समय ये इनका एक कहानी है और अभिमन्यु वध एवं बुद्ध चरित ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आचार्य शुक्ल जी के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा है और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन है हमारे नेक्स्ट जो है वो कवि या लेखक अगले इसी चैप्टर के। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि ये जो हम हिंदी का कंप्लीट जो हम जितने भी हमने वीडियोस जारी करते हैं उन सब की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज और ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा ये ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और हमारे प्रत्येक कोर्स की फीस है ओनली 99 रुपये। केवल 99 रुपये में हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। उस पीडीएफ का जो नोट्स है उससे रिलेटेड जो वीडियोस होता है वो वहां पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में तकरीबन 40% इसका वेटेज रहता है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी एमसीक्यूज बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा और इसके अलावा वहां पे क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीजें मिलेगी। आपको हमारे ऐप में सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग जो मॉडल पेपर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो वहाँ पे मिल जाएंगे और मॉडल पेपर्स हम आपको ओनली 29 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहे हैं। इसी के साथ वहाँ पे हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और हमारी जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी की, ये भी आपको इसी ऐप में मिल जाएगी और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल, ये सभी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही हमारा एक नंबर है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट दे दूंगा, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और बच्चों अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि ममता कालिया का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखो, ममता कालिया की अगर बात करें तो ये हिंदी नई कहानी आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है। याद रखना, इनका हिंदी नई कहानी आंदोलन नारी हृदय की सरलता, सुबोधता और संवेदना का सुंदर समावेश इनकी कहानियों में मिलता है। आपने भी पढ़ी होगी इनकी कहानी दूसरा देवदास, राइट है ना, दूसरा देवदास। तो इसमें आप इस कहानी के आधार पर बता सकते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है इस ममता कालिया के बारे में। इनके बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी की नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास एवं बाहरी कहानी संग्रह जो है ये प्रकाशित हुए हैं। ये है ममता कालिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया प्रश्न इस तरीके से रहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आइए देखते हैं गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, यानी कई सारी भाषाओं को जानते थे, कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। उसमें कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, ये तो है भारतीय भाषा। इसके अलावा विदेशी भाषाओं के भी जानकार थे, जिसमें अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच भाषा पर भी गुलेरी जी का उतना ही समान अधिकार था। गुलेरी जी अच्छी पकड़ जो है वो रखते थे। गुलेरी जी ने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उनकी भाषा सरल, सरस और विषयानुकूल है
उसमें सहज प्रवाह है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लोक प्रचलित शब्दों और मुहावरों को अपनी भाषा में स्थान दिया है। तो ये एक ऐसे लेखक हुए हैं कि जो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, कई सारी भाषाएं जानते थे। तो इन्होंने संस्कृत भाषा का तो प्रयोग किया ही किया, क्योंकि ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। तो इन्होंने जो लोक प्रचलित शब्द थे, यानी आम जनता की भाषाएं, विशेष करके अगर हम बात करें पाली और प्राकृत, जो कि उस समय जनता द्वारा, प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो जनता इन भाषाओं का प्रयोग करती थी, तो उनका भी अपने साहित्यिक रचनाओं में इन्होंने जो है वो प्रयोग किया है। इसके बाद अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी शैली की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि इनकी शैली जो है गुलेरी जी की, इनकी शैली जो है वो साहित्यकार के नाते गुलेरी जी विविध रूप है। इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और संवादात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग भी किया है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य के चीटे भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, तो सबसे पहले तो हम कहानियों की बात करेंगे। और इनकी एक सर्व प्रसिद्ध कहानी बच्चों आपने भी कभी पढ़ी होगी या नाम तो जरूर सुना होगा, उसने कहा था। ये उनकी कहानी है जो इनको जो है वो प्रसिद्धि दिलाने के लिए एक कहानी ही उनकी पर्याप्त है। इनकी रचनाओं में अगर हम बात करें तो कहानियों में है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की इस कहानी ने। सिर्फ उसने कहा था कहानी से गुलेरी जी हिंदी कहानीकारों में अमर हो गए। तो हिंदी की जितने भी कहानीकार हैं, उन कहानीकारों में ये कहानी जो थी इनकी, उसने कहा था, वो एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान दिलाने में सफल रही। संपादन की अगर बात करें तो इनके समालोचक, मर्यादा और प्रतिभा एवं नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ये विभिन्न चीजों का इन्होंने किया था। तो ये हमारे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हुआ। उसके बाद अब हम लेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों असगर वजाहत। तो असगर वजाहत को भी हम देख लेते हैं। आपने इनकी जो रचना है और अपने सिलेबस में पढ़ा होगा आपने। असगर वजाहत जो है ये अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। देखो अभी तक हमने जितने जो कवि लेखक पढ़े हैं, उसमें ज्यादातर लेखकों ने संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं वो होते हैं, और वो शुद्ध शब्द होते हैं, क्लिष्ट भी होते हैं, जटिल होते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम शब्द जो बोलने में जो कठिन होते हैं, तो लोग अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार उस भाषा के शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो इन्होंने जो है ना, असगर वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, साथ ही साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ मुहावरों का प्रयोग भी किया है। इससे उनकी भाषा में सहजता और सादगी आ गई है। उनकी भाषा सशक्त, भावानुकूल एवं गंभीरता लिए हुए प्रतीकात्मक है। लेखक ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली को भी अपनाया है, और उनके व्यंग्य पैने एवं प्रभावशाली होते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक परिचय, अभी तक हमने जो साहित्यिक परिचय पढ़ा है, इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो कवि उनकी भाषा के बारे में बात करता है, फिर उसकी शैली के बारे में बात करता है। तो हमने भाषा में देखा तो भाषा जैसे सामान्यतया जैसे संस्कृत रहती है, या फिर खड़ी बोली हिंदी रहती है ना, तत्सम शब्दावली युक्त संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और अगर शैली की बात करें तो शैली में आपको सामान्यतः लिखना है कि भाई लेखक ने जो है वो वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, ये शैली आपको लिखनी है। फिर देखेंगे कि इनकी इनकी जो भाषा शैली है उसमें व्यंग्य का पुट रहता है, उसमें हास्य का पुट रहता है। आप इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। अपना जो 4 नंबर का आपको जो लिखना होता है, जो शब्द सीमा होती है, वो आप आराम से लिख सकते हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके ध्यान में रह जाती है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो कहानी संग्रह है, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी और मैं हिंदू हूँ। उसके बाद इनकी रचना है उपन्यास। उपन्यासों की अगर हम बात करें तो उपन्यासों में इनका आता है रात में जागने वाले, पहर दोपहर और सात आसमान, कैसी आगी लगाई। नाटकों की अगर बात करें हम असगर वजाहत के, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति समिधा, जिस लाहौर देखा नहीं देखा। और अगर नुक्कड़ की बात करें तो नाटक सबसे सस्ता गोश्त। इसके साथ ही उन्होंने गजल की कहानी वृत्त चित्र का निर्देशन किया है। उन्होंने बूंद बूंद धारावाहिक की पटकथा भी लिखी है।
तो ये हमने असगर वजाहत को पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तो बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि बाकी हैं जिनका हमें साहित्यिक परिचय पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और इस हिंदी साहित्य के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो है हमारा हिंदी अनिवार्य भी हम पढ़ते हैं। हिंदी अनिवार्य हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है वो इंग्लिश कंपलसरी पढ़ते हैं, और हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जिसके हम मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज लेकर के चलते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊं ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। और कई बार ये होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर आपने एक बार चीज़ें सुनी हुई भी रहती हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है और आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारी लाइव क्लास होती है, उसे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको भी नंबर दूंगा, तो हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर करते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर लिख दीजिए, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।